एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक इम्पॉर्टेंट कोड BBY8141, यानी कि आपका सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ आपके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्लस क्वेश्चंस भी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे ब्लॉक वाइज और यूनिट वाइज सारा मैं बताऊंगी। वहाँ से आप जो है अपने भी स्टडी मटेरियल पर टिक लगा लेना और वो टॉपिक करके जाना है। ऊपर से आपके जो PYQs हैं वो भी करके जाना ही जाना है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले है आप वॉल्यूम 1 में आपके दो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जहाँ पे ब्लॉक 1 में आपका टेक्निक्स है इन सेल बायोलॉजी, ब्लॉक 2 में आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम ब्लॉक नंबर 1, टेक्निक्स इन सेल बायोलॉजी। यहाँ पे आपके 3 यूनिट्स हैं, माइक्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, टेक्निक्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो हम यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ब्लॉक 1 के यूनिट नंबर 1 से, दैट इज़ माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी जो है वो आपको यहाँ पे आपके पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी, उसके बाद आपका फेस कॉन्ट्रास्ट, स्टेम, ESEM, और आपका है एक होता है ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और है आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके और कुछ टर्म्स है जो यहाँ से आती है वो भी आप देख लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपी क्या होती है, इसकी हिस्ट्री में नॉट मच इम्पॉर्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी क्या कहते हैं, और आपके जो है कुछ टर्म्स डिफाइन करने के लिए आ जाता है कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, आप एक मेज़रमेंट होता है जिससे कितना बिगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर कितना बिगर ऑब्जेक्ट अपीयर हो रहा है उसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। उसके बाद रिजोल्यूशन क्या होता है, ये आपके थोड़े न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है, ये आपकी डेफिनेशन में आ सकता है 1 मार्क्स के। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट माइक्रोस्कोपी जो होती है 2 टाइप की होती है, सिंपल लाइट और कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोपी। ठीक है, और इसके अंदर जो है आपका ये आपके पार्ट्स होते हैं, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एंड यहाँ पे ये आपके कई सारे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप है ना, उसमें देख लेना। जो इम्पोर्टेंट है वो आपका फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है। और नेक्स्ट आप देख लो कि कौन से हैं, यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट बता दूंगी कि कौन कौन से आपके माइक्रोस्कोपी है वो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप देख लेना कि यहाँ पे बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। देन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है आपका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और एक है आपका स्कैनिंग वाला, दूसरा है आपका ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंस भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन SEM एंड TM। ठीक है, ये आता है, एक स्टेम है आपका। ठीक है, थोड़े थोड़े ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस या फिर स्टेम और ये आपका ESEM। ठीक है, इस यूनिट में ये है, आप यहाँ से देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप कौन कौन से। यहाँ पे देखो आपके ये टेबल जो है वो आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट टेबल है, इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ पे आप देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन वगैरह में सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, यहाँ लाइट है, यहाँ लेज़र लाइट है। स्कैनिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और TM में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेंसेज कौन सी, यहाँ ग्लास है, यहाँ पे ग्लास विद डाइक्रोमेटिक मिरर्स है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड फ्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज लगे होते हैं। यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड फ्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज लगे होते हैं। मीडियम क्या है इमेज का, ये एयर है, वैक्यूम है, वैक्यूम है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो ये टाइप्स, बस उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स जो है डिफाइन करने को आ सकती है, नॉट मच इम्पॉर्टेंट बाकी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट पे। नेक्स्ट यूनिट है आपका क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या आएंगे आपके, क्रोमेटोग्राफी में टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जितने भी आपके टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी एक बार इनको देख लेना। पेपर है, थिन एड्जॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल इलेक्ट्रोफोरेशन। ठीक है, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यानी HPLC। ठीक है, HPLC ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चल लेते हैं अब हम यहाँ पे क्या क्या मैंने बताया क्रोमेटोग्राफी में आपको देखना है कि यहाँ पे स्टेशनरी फेज़ होता है, दूसरा मोबाइल फेज़ होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स में। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी कैसे करते हैं एक बार ये है आपका, और टाइप्स ऑफ में देख लेना जो है ये इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, एड्जॉर्प्शन है, और
और आपका यहाँ पर एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी जिसमें लिक्विड कॉलम होता है, ठीक है, और दूसरा है गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, इसके टाइप्स होते हैं, राइट। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एक बार देख लेना आप, आयन में कौन कौन से हैं, जहाँ पे कैटाइनिक एक्सचेंज और एनायनिक एक्सचेंज होता है। आयन का मतलब ही कैटाइन और एनायन है, ठीक है, यहाँ पे आपका होगा। फिर जेल में क्या क्या है आप देख लेना, अगर उस जेल का सॉल्यूशन है या फिर कैसे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से होगा जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी एंड हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, HPLC, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे मैं टॉपिक बता रही हूँ, और कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। देखो ये टेबल आप कुछ मत पढ़ना, ठीक है, ये टेबल पढ़ के चले जाओ बस इस यूनिट में, बहुत ही जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, उसका प्रिंसिपल, उसके यूजेस, ठीक है, दैट इज इनफ, ठीक है। तो यहाँ से आप पढ़ लेना पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर ऑफ क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, पेपर इज द स्टेशनरी फेज होता है, कैपिलरी एक्शन पुल्स द सॉल्यूट अप थ्रू द पेपर एंड सेपरेट देम। तो कैपिलरी एक्शन जो होता है वो क्या करता है, सॉल्यूट को पुल करता है ऊपर की तरफ, उसके बाद पेपर सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें यूजेस क्या होते हैं, ये क्रोमेटोग्राफी आपका अमीनो एसिड्स को सेपरेट करने में, एनायंस को, हिस्टामीन्स और एंटीबायोटिक्स को सेपरेट करने में यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी। देन उसके बाद आपका है थिन लेयर ऑफ क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, थिन लेयर एड्जोबेंट होते हैं, जैसे कि सिलिका होता है, वो आपका स्टेशनरी फेज होता है। मोबाइल फेज आपका सॉल्वेंट होता है, जो कि अपवर्ड मूव करता है बाय मींस ऑफ कैपिलरी एक्शन। तो यहाँ पे भी कैपिलरी एक्शन लगता है, यानी कि आपका पुल होता है, ठीक है, कैपिलरी एक्शन में। ये कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और हम देखते हैं कि पेस्टिसाइड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं उनके डिटेक्शन में, ठीक है। उसके बाद है आपका गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में आपका हीलियम या नाइट्रोजन को हम यूज़ करते हैं एज ए कैरियर गैस, और फिर वो मूव करता है कंपाउंड थ्रू द कॉलम, ठीक है, मूव कंपाउंड थ्रू द कॉलम। फिर यहाँ पे जो कंपाउंड होते हैं वो कॉलम के थ्रू मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ये क्रोमेटोग्राफी कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल फाउंड इन बायोलॉजिकल सैंपल, मतलब कि बायोलॉजिकल सैंपल में कितना कंसंट्रेशन केमिकल का प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट करने में हम ये यूज़ करते हैं, कौन सा, गैस क्रोमेटोग्राफी। स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड, अगर थोड़े से स्मॉल अमाउंट में भी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है उसको भी डिटेक्ट करने में ये टेक्निक यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद जेल फिल्ट्रेशन में देखो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स गेट पार्टीशन बिटवीन सॉल्वेंट, यानी कि आपका सॉल्वेंट जो मोबाइल फेज में होता है, जेल मैट्रिक्स विच एक्ट एज द स्टेशनरी फेज। तो यहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट है वो आपका मोबाइल फेज है, और जो जेल मैट्रिक्स है वो आपका स्टेशनरी फेज है, जहाँ पे जो है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है। ये क्रोमेटोग्राफी कहाँ यूज़ की जाती है, आपके प्रोटीन्स को और DNA RNA, ठीक है, पार्टिकल्स को और वायरसेस को अलग करने में, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद है आपका एडजॉर्प्शन वाला। एडजॉर्प्शन वाला किसमें, सेपरेशन और केमिकल मिक्सचर इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ एडजॉर्बेंट विद एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट और एक्सोबेंट के मिक्सचर पे बेस होता है ये एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ये टेक्निक हम कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर प्योरिटी ऑफ कंपाउंड एंड कंसंट्रेशन एंड सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। उसके बाद है आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी। आप इस चैप्टर में कुछ मत पढ़ना, बस ये टेबल पढ़ लेना, ठीक है, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। उसके बाद आप देख लेना इसमें क्या होता है, कॉलम में द सॉल्वेंट होता है, मोबाइल फेज होता है, विच कैरीज अलॉन्ग विद द मटेरियल इन विच फिक्स्ड, और मटेरियल आपका फिक्स होता है, स्टेशनरी फेज होता है। इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं कंट्रोल इन फूड इंडस्ट्री में, फॉर एनालाइजिंग प्रिजर्वेटिव और एडिटिव्स के एनालाइज करने में कि कितना प्रिजर्वेटिव किस में प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल को चेक करने में फूड के अंदर, राइट। आयन एक्सिस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अफिनिटी टुवर्ड्स मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स की तरफ के कितना अफिनिटी है पोलर मॉलिक्यूल्स का। दिस टेक्निक यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के प्यूरिफिकेशन में एंड अदर चार्ज मॉलिक्यूल के प्यूरिफिकेशन में यूज होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, दैट इज HPLC। इसका हम यूज इसमें क्या होता है, द सेपरेशन कंपाउंड अगर ऑन द बेसिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनालाइट, यानी कि यहाँ पे जो सेपरेशन होता है कंपाउंड का वो किस पर बेस होता है, वो आपका एनालाइट यानी कि जो सैंपल है बिटवीन मोबाइल फेज जो आपका इलुवेंट या सॉल्वेंट हो सकता है और स्टेशनरी फेज, ठीक है। इस टेक्निक का हम यूज़ करते हैं कंपाउंड जो कि ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, PPM यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। ये टेक्निक जो होती है सेपरेशन मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट, स्टीरॉइड्स एंड अदर बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, बस यही है, आप यही टेबल पढ़ लेना, बस इस यूनिट में इतना ही, ठीक है। क्योंकि मैंने बस वही बताया था ना, आप ये टेबल भी पढ़ लोगे, ये भी बहुत ही होगा। नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं अब हम, यूनिट नंबर 3, टेक्निक्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, जहाँ पे आपके पास क्या होता है, UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होता है और एक IR होता है, IR वाला और ये UV विजिबल, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रो, जो प्रिंसिपल है ना, जैसे कि वो
होते हैं। वर्किंग एंड सेपरेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका जो ये फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। A is equals to ECl. E stand for adsorption coefficient, L stand for path length, C stand for concentration of solid, A stand for adsorbance या फिर optical density of a solution. वर्किंग एंड एप्लीकेशन देख लेना कि कैसे काम करता है ये। सेंट्रीफ्यूगेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट डेंसिटी ग्रेडियंट। यहाँ पे आपका स्वेटबर्ग यूनिट आता है वो थोड़ा सा, और डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है। अल्ट्रा नॉट मच इम्पॉर्टेंट। एक्सरे डिफ्रैक्शन आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस तो है क्योंकि इसमें आ जाता है कि डिफाइन करने को भी आ जाता है और इसके टेक्निक्स भी आ जाते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस देख लेना है कि मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर आइसोचैको इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। आईटीपी हो गया, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग हो गए, ठीक है। टाइप्स हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो आप पढ़ते हो डीएनए के लिए, ठीक है, डीनेचुरेशन। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नेटिव जेल और डीनेचुरेशन। और आपका है पल्स फील्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब काफ़ी टाइप्स हैं इसके, ठीक है। तो इसके टाइप्स बस देख लेना थोड़ा थोड़ा, एक एक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा देख लेना। ये भी आपका पेज है, पेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलीएक्रिलेमाइड, बस उसके बाद बस आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रोफोरेसिस, दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कैसे हो जाता है ये। उसके बाद बात करते हैं अब हम नेक्स्ट आपका यूनिट ब्लॉक 2 आ जाएगा जहाँ पे आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। यहाँ पे आपका यूनिट 5 है। उसके बाद आप देख लो ब्लॉक 2 में क्या है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जहाँ पे यूनिट 4 है आपका सेल, यूनिट 5 है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, यूनिट 6 है आपका सेल ऑर्गेनिल्स और 7 है सेल ऑर्गेनिल्स का 2 एंड देन है सेल साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले यूनिट नंबर 4 से जो है आपका सेल। तो यहाँ पे आपको डिस्कवरी ऑफ सेल देख लेना है कि कैसे कैसे किसने डिस्कवरी की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंशिएट, उसके बाद प्लांट और सेल में, ठीक है, प्लांट और एनिमल सेल में। इंट्रोडक्शन को गोली मारो। उसके बाद आ जाते हैं आपका डिस्कवरी ऑफ द सेल एंड सेल थ्योरी। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल की खोज की थी। उसके बाद आपके आए थे, PDF ही ख़राब है ये। उसके बाद आपके आए थे रॉबर्ट हुक के बाद आपके एंटोन वॉन लियोनहुक जिन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी, और ये जैकब स्केलेडन थे आपके और श्वान थे। स्केलेडन जो थे आपके बॉटनिस्ट थे, यानी कि प्लांट टिश्यू को देखा था उन्होंने, और कंपोज ऑफ सेल्स यानी कि प्लांट टिश्यू को देखा था, उन्होंने बोला था कि ये सेल से बने हुए। उसके बाद श्वान आए थे आपके जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा था, सिमिलर माइक्रोस्कोपी देखे एनिमल टिश्यू में। फिर इन दोनों ने मिलकर एक साथ काम किया, उन दोनों को रियलाइज़ हो गया कि हमें साथ में काम करना चाहिए, कि मतलब आपके प्लांट और एनिमल सेल में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ आती है, ठीक है। फिर उन्होंने मिलकर दी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में उन्होंने बोला, समराइज किया है कुछ ऑब्जर्वेशन, द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग थिंग्स, एंड उन्होंने बोला ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज ऑफ वन मोर सेल्स, और बोला सेल फ्रॉम फॉर्म बाय फ्री सेल फॉर्मेशन लाइक द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, स्पॉन्टेनियस जनरेशन बोला। फिर रॉबर्ट रिमार्क आए, उन्होंने क्या बोला, ये थे आपके न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक एविडेंस दिया कि जो है सेल है आपका वो अदर सेल से आते हैं क्योंकि वो सेल डिवीज़न करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, इन्होंने क्लेम किया स्क्लेडन एंड श्वान को इनकरेक्ट बताते हुए उनके स्पॉन्टेनियस जनरेशन को आया रिडोल्फ वर्चू। उन्होंने अपना एक मंत्र दे दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि ऑल सेल अराइजेज ओनली फ्रॉम अदर प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल। उसके बाद इन्होंने जो है इनके अकॉर्डिंग जो है आपका वन और मोर न्यूक्लियस से सेल थ्योरी के कॉन्सेप्ट को बदलते हुए विर्चू के मॉडर्न बायोलॉजी ने ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, उसमें भी था सेल है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एंड जो तीसरा आपका इंपॉर्टेंट है वो है न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो आपका ये इंपॉर्टेंट है कि 3 मोर प्रिंसिपल हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड द मॉडर्न वर्जन ऑफ सेल थ्योरी। मॉडर्न वर्जन ऑफ सेल थ्योरी के पॉइंट्स लिखो, ठीक है। तो ये आपके 6 पॉइंट्स हैं मॉडर्न वर्जन के। तो आप देख लेना कि क्या है, ऑल नॉन लिविंग बींग्स प्लांट एनिमल्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, बिल्कुल ठीक है। सेल फ्रॉम द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट, ये भी ठीक है। ऑल लिविंग सेल्स अराइजेज फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। सेल कंटेन जेनेटिक मटीरियल, न्यूक्लियस के अंदर आपका DNA होता है जो कि ट्रांसमिट होता है। उसके बाद 4th है आपके कि सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विद इन अ सिमिलर स्पीशीज होते हैं, ठीक है। लार्ज द सेम बोथ इज बेसिक केमिकल एंड कंपोजिशन एंड फंक्शंस। एनर्जी फ्लो एंड मेटाबॉलिज्म जो होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। ये आपकी मॉडर्न थ्योरी होगी। उसके बाद आ जाते हैं हम आपके ये आपके एक नंबर में आ जाता है कि
सेल शेप क्या है, साइज़ क्या है, नंबर क्या है, ठीक है, आपके डेफिनेशंस में बस इसको थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन में पढ़ लेना। और उसके बाद आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल आपका इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जो है एक टेबल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। अगर आप डायग्राम बना देते हो तो उसमें और ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। टेबल कहाँ गई, यूकैरियोटिक सेल, यहाँ पे आपका ये टेबल है, यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिल्स एंड देयर फंक्शन, यानी कि यूकैरियोटिक में कौन कौन से सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ के जाना इसको। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, आपका एक लिपिड बाई लेयर होता है, ठीक है, विच डिफरेंट प्रोटीन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन मोज़ोइक पैटर्न, मोज़ोइक पैटर्न में सेल मेम्ब्रेन, यानी कि आपका फ्लूइड मोज़ोइक मॉडल जो मैं पहले बता चुकी हूँ केमिस्ट्री 149 में, यहाँ पे सेम है, ठीक है, जिसके पास ये दोनों कोड है तो वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सेम ही है। तो इनका फंक्शन क्या होता है, कहाँ पर आ गई मैं, 6 पे आ गई, एक सेकेंड। हाँ, तो जब आप ये वाली टेबल पढ़ लेंगे तो आपके जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स हैं उनके फंक्शन है वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का देख लेना, उसके पास है आपका ईआर में क्या होता है, आपके पास दो होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड रफ नेटवर्क ऑफ इंटीग्रेट ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स दैट एक्सटेंड ऑफ द साइटोप्लाज्म। स्मूथ के पास क्या होता है, राइबोसोम्स नहीं होते, रफ के पास राइबोसोम्स होते हैं। इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, स्टेरॉइड वगैरह बनाते हैं। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, कैसे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होते हैं, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है, उसके बाद बनते हैं वो क्रिस्टे, यहाँ पे पावर हाउस बोलते हैं, और ये मेन साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। प्लास्टिड का क्या काम है, गोल्जी का, लाइसोसोम्स का, ये सारा आप देख लेना। वैक्यूल्स, माइक्रोटिपिल, पेरोक्सिसोम्स, माइक्रोफिलामेंट, सेंट्रोसीलिया, फ्लैजेला, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, ये सारी चीज़ें आपके आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट है वो आपका एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका एक टेबल और एक ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा मैंने सेल की थ्योरी जो है आपकी स्लेडन और श्वान की जो मॉडर्न वाली थ्योरी है वो, ठीक है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी एक बार देख लेना, ठीक है, इस तरीके से एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के लिए, ठीक है। बार बार इस पीडीएफ को पता नहीं क्या ही हो रहा है, या मैं इसे चला नहीं पा रही हूँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, यूनिट नंबर 5 पे चलते हैं, जहाँ पे आपका सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। आओ देख लेते हैं क्या काम है इन दोनों का। सेल वॉल का काम क्या है, देखो, सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, हर किसी में होती है, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल के पास क्या सेल वॉल होती है, नहीं होती है, ठीक है। तो आप देख लेना कि जो सेल वॉल है वो रिजिड सेमी परमिएबल लेयर होती है, जो सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, एल्गी, प्लांट्स, फंजी और आउट ऑफ द सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये सेल वॉल का फंक्शन है। उसके बाद जो है बैक्टीरिया में जो आपकी सेल होती है वो किससे बनी होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है। एल्गल सेल वॉल जो आती है आपकी एल्गी की, वो बनी होती है पॉलीसेकेराइड से और ग्लाइकोप्रोटीन से, ठीक है। और आपकी देख सकते हो कि प्लांट सेल में सेलुलोज पैक्टिन की बनी होती है। केमिकल नेचर नॉट मच इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं बताती हूँ। यार मैं ये यूज़ नहीं कर पा रही, कैसे करूँ, चिल नहीं रहा है मेरे से, ठीक है। उसके बाद जो है हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल के देखो सबसे अंदर साइटोप्लाज्म, उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी सेल, सेकेंडरी, टर्शरी सेल्स ऐसे बनते हैं, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर का क्या काम है, तो आपका डिफरेंशिएट आ सकता है प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, और जो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, ठीक है। इसको पढ़ के जाना, छोड़ के नहीं जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेन फंक्शन क्या है, वस्कुलर प्लांट में मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। दूसरा जो होता है सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। तीसरा क्या है, शेप को मेंटेन रखता है और टर्गर प्रेशर डेवलप करता है, ठीक है। सेल वॉल का काम मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी, जैसे एब्जॉर्प्शन हो गया, सिक्रीशन हो गया, रेगुलेशन, ग्रोथ हो गया। कुछ प्लांट्स में सेल वॉल जो होते हैं स्टोरेज का काम भी करते हैं, पानी के मूवमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन से, ठीक है। नैम एंड नेग होता है, यहाँ पे आपका ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल होते हैं। तो डिफरेंशिएट करने में आ जाएगा आपका ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन में क्या इंपॉर्टेंट है, आपके पास मॉडल्स है इसमें। सबसे पहले आपका ओवरटन्स लिपिड लेयर मॉडल, नॉट मच इंपॉर्टेंट, पर फिर भी सारे मॉडल एक बार देख लेना क्या क्या कहते हैं, ठीक है। लिपिड बाइलेयर मॉडल, और उसके बाद है आपका रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका फ्लूइड मोज़ोइक मॉडल, ठीक है, जो किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेना किस तरीके से ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, जहाँ पे इंटीग्रल है, पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स है, फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन जो आपके इंट्रिंसिक होते हैं, पेरिफेरल जो आपके एक्सट्रिंसिक होते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका फंक्शन, केमिकल कंपोजिशन, ये आपका जो है ना, ये बना देना इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट में, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ये आपका इंपॉर्टेंट है थोड़ा, और मेंटेन। उसके बाद जो फंक्शन, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जैसे फंक्शन ऑफ द सेल वॉल था, ठीक है, ये आप देख लेना।
नेक्स्ट पे चलते हैं, हो गया ये यूनिट। नेक्स्ट पे चलते हैं अब आपका यूनिट नंबर कौन सा आएगा अब, यूनिट नंबर 6 आएगा, सेल ऑर्गेनिल्स। देखो सबसे पहले जो है ना यूकैरियोट में सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं। इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि क्या क्या फंक्शन होता है सेल ऑर्गेनिल्स का, जो वो टेबल था। ठीक है, आपको प्रोकैरियोट और सेल में और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस जो है बताना है आपको, प्राइमरी सेकेंडरी वॉल में भी बताना है, और आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बताना है। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आपका, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना इसका कैसा फंक्शन होता है, पावर हाउस, और इसके में क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं या इनफोल्डिंग्स होते हैं। यहाँ पे आपका लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन होता है, वो आपको देखना है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, वो देखना है, और सेमी ऑटोनोमस नेचर होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, डीएनए मार्कर एज अ एंजाइम। ठीक है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इंपॉर्टेंट है। सिम्बायोटिक थ्योरी जो अभी मैंने बताया था कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो होती है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के लिए, पीछे वाले चैप्टर में मैंने बताया और इसमें भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेम ही है। उसके बाद बात कर लेते हैं लिंक्ड है, ये सारे चैप्टर्स ना लिंक्ड है इसमें, और आप इजीली कर लोगे। ठीक है, कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका जो दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिल है वो है आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, और आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो, जैसे कि आपका आउटर लेयर है, इनर लेयर है। ठीक है, ये एक है, ये जो है आपका ये प्रेजेंट, ये स्ट्रोमल लैमेल, ये स्ट्रोमा है। ठीक है, ये जो आपका है प्रेजेंट वो ग्रेनम है आपका पूरा स्टॉक। एक जो है वो थैलाकोइड, आपका पूरा जो ये सेट बंडल है उसको ग्रेनम कहते हैं। ठीक है, ये जो फ्लूइड वाला है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, और ये जो कनेक्शन है इसको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेली। ठीक है, इस तरीके से होता है। और आपके जो थैलाकोइड है, थैलाकोइड में आपका होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, आपके स्ट्रोमल लैमेली में होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, आपके स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, बहुत सेमी ऑटोनोमस नेचर दोनों का होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और इसमें दोनों में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अदर ऑर्गेनिल्स हो गए। आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, अभी मैंने फंक्शंस तो बता ही दिए थे। ठीक है, क्या क्या फंक्शंस ज़रूर देख लेना आपका क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, इसमें आ सकता है कि ना फंक्शन लिखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन लिखो। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिल्स हैं उनके फंक्शन देख लेना, गोल्जी के भी फंक्शंस देख लेना। ठीक है, गोल्जी भी इंपॉर्टेंट है सब, हाँ गोल्जी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोल्जी पे भी लगा दूँ मैं इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद है आपका, इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। लाइजोसोम्स जो है आपके सोसाइटल बैग्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, इनके फंक्शंस, देन खत्म। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं अब हम, सेल ऑर्गेनिल्स 2, यानी कि जो बच्चे कुछ हैं यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, पैरोक्सिसोम्स जो हैं आपके कहाँ पे होते हैं, आपके जो है आपका फोटो ऑक्सीडेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, पैरोक्सिसोम्स का काम होता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बस फंक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आपका साइटोस्केलेटन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देख लेना एक बार, कैसे कैसे माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं, उसमें कौन सी प्रोटीन्स होती है। ठीक है, ट्यूबलिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट, सीलिया एंड फ्लैजिला इज इम्पॉर्टेंट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट लिखती हूँ मैं, इसका मतलब। ठीक है, IMP। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आपके क्या हैं, और राइबोसोम्स तो आप सभी जानते हो, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट है वो ये टेबल। ठीक है, कुछ टेबल है ना, सारी चीज़ें दे देते हैं आपके प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में डिफरेंस। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या हैं। ठीक है, और हाँ NPC, दैट इज़ न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, दैट मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद ख़त्म। जितना जितना इंपॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, बस मैं उतना ही बता रही हूँ। ठीक है, आपके मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद चल लेते हैं जो आपका चैप्टर सेल साइकिल। ठीक है, +1 में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, माइटोसिस क्या होते हैं, मियोसिस क्या होते हैं। माइटोसिस जो है वो आपका सेल साइकिल में क्या होता है, यूकैरियोटिक इंक्लूड 2 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है आपके सेल साइकिल में, जहाँ पे आपके डॉटर सेल्स बनते हैं, एक मदर से आपका डॉटर सेल्स बनते हैं, राइट। माइटोसिस जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, जहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, मियोसिस आपका रिडक्शन डिवीजन है, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल रिड्यूस हो जाते हैं हाफ से। ठीक है, आप स्टेजेस इंपॉर्टेंट ओवरव्यू देख लो कि सेल साइकिल में आपके पास क्या होता है। सेल डिवीजन में माइटोसिस है सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल, इंटरफेज द पीरियड ऑफ द सेल ग्रोथ। ठीक है, आपके यहाँ पे 4 फेजेस होते हैं, एक होता है गैप 1, एक होता है SG2 और तीसरा होता है माइटोटिक। ठीक है, ये आपके सेल साइकिल है।
ठीक है। ये आपकी सेल साइकिल है भाई, जहाँ पे होता है G1S G2M। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ के जाना है, इसको छोड़ना नहीं है भाई। जी नोट क्या होता है आपका? क्वेश्चन स्टेज होता है। ठीक है, इट इज अ पीरियड द टाइम ऑफ द सेल साइकिल वेयर द सेल प्रेजेंट इन अ क्वेश्चन स्टेज रेस्टिंग फेज। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है? डज नॉट डिवाइड एंड ग्रो सेल, मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं लेकिन प्रोलिफरेट नहीं होते हैं। ठीक है, जीवन है सिंथेसिस एस में, जीवन फेज में क्या हो रहा है, सिंथेसिस फेज में क्या हो रहा है, और G2 फेज में क्या हो रहा है, और माइटोटिक फेज। ठीक है, साइटोकाइनेसिस। रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल में आपके चेक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, चेक पॉइंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट, नीट वालों ने पढ़ा होगा चेक पॉइंट्स। ठीक है, G1S G2M ये चेक पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका इंपॉर्टेंट ये चेक पॉइंट्स हो गए। यहाँ पे आपका ये CDKs। ठीक है, CDKs इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैकेनिज्म सेल डिपेंडेंट काइनेसिस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, आते हैं क्वेश्चंस इसमें से। और मियोसिस एंड माइटोसिस में डिफरेंस भी आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका माइटोसिस। चलो स्टेजेस देख लेते हैं। माइटोसिस और मियोसिस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं भाई, सारा देखना है। ठीक है, प्रोफेज में क्या हो रहा है भाई? ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, चारों स्टेज। ठीक है, उसके फंक्शंस सब देखना है। इंपॉर्टेंस, यस इंपॉर्टेंस। ठीक है, शेप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आपको देखना है, शेप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स इंपॉर्टेंट। मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, आपका आ सकता है शेप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। ठीक है, मियोसिस, 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 ये आपके मियोसिस दो टाइप के होते हैं। ठीक है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 1 में आपके प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ठीक है, प्रोफेज 1 में देखते हैं आपका, प्रोफेज 1 में जो है आपके पास ना 5 स्टेज होते हैं इसके अंदर, 5 की 4, 5 है शायद। ठीक है, एक मैं बता देती हूँ आपको, जो है यहाँ पे होता है, एक ट्रिक बता देती हूँ। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक बता देती हूँ, ट्रिक। ठीक है, ट्रिक, ट्रिक टू रिमेंबर। ठीक है, क्या रिमेंबर करना है आपके प्रोफेज 1 के, जो कि आपके इवेंट्स हैं। लता ज़रा, ठीक है, पप्पी दे दो, पोटैटो दे दो। ठीक है, नॉट पप्पी। ठीक है, लता ज़रा पोटैटो दे दो। ठीक है, ये ट्रिक जो है मैं पढ़ती हूँ गरिमा गोयल मैम से, वहाँ की ट्रिक है। ठीक है, उन्होंने बताया, तो जिसे मैंने भी याद किया हुआ है और मैं यहाँ से और ज़्यादा वायरल कर रही हूँ। ठीक है, तो लता से आएगा लेप्टोटीन, पहला इवेंट लेप्टोटीन। ज़रा से आएगा जाइगोटीन, देन पैकिटीन। डी से आएगा आपका जो पहला है वो डिप्लोटीन, और जो लास्ट वाला डी है उससे आएगा डाइकाइनेसिस। ठीक है, डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये साफ सुथरा नहीं है, मैं दोबारा लिख देती हूँ, अरे मुरी मैया। ठीक है, दोबारा लिख देंगे, लता ज़रा पप्पी दे दो। ठीक है, यहाँ पे आता है आपका लेप्टोटीन, लेप्टोटीन। फिर आपका आता है जाइगोटीन। फिर आपका आता है पैकिटीन। फिर आता है डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। फिर आता है आपका डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये आपके किस में आएंगे? प्रोफेज 1 के 1 2 3 4 5 इवेंट। ठीक है, ये आप पढ़ लेना कि इसमें क्या क्या होता है, वो आपको देखना है। लेप्टोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में क्या होता है, साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, डिप्लोटीन में ये कायस्माटा बनता है। डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड देन टीलोफेज 1 ख़त्म। उसके बाद आता है आपका मियोसिस 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। ये जो होता है आपका बिल्कुल सेम टू सेम माइटोसिस की तरह होता है। ठीक है, तो जो आप माइटोसिस पढ़ोगे उसकी तरह सेम इवेंट्स है। ठीक है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखना है आपके मियोसिस के भी और आपके माइटोसिस के भी। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन। ख़त्म, टाटा बाय। ठीक है, इतना ही था, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। चेक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। लता ज़रा पप्पी दे दो, याद रखना। पोटैटो दे दो भी कह सकते हो आप। नेक्स्ट चलते हैं अब हम, ओके, ब्लॉक 3,
ब्लॉक 3 में आ जाते हैं, आपका है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेम टू सेम। यहाँ पे आपका है डीएनए ब्लूप्रिंट्स ऑफ लाइफ, यानी कि जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। जिसने भी BCHET149 लिया हुआ है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन है ये आपका ये भी कोड, क्योंकि इसमें सेम टू सेम है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। तो आप एक पढ़ोगे ना, 2 में पास हो जाओगे, ठीक है, दोनों कोड में। जेनेटिक मटेरियल में जैसे कि मैंने उसमें बताया था, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए क्या होता है, हर्श एंड चेज का एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एवरी का एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को कैसे किया गया, आरएनए क्या है, डीएनए क्या है, डिस्कवरी कैसे हुई, सारा का सारा इसमें है, और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है आपका टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, टाइप्स ऑफ डीएनए क्या है, डिस्कवरी कैसे हुई, आरएनए क्या है, एक्सपेरिमेंट में आपका जेनेटिक मटेरियल में ग्रिफिथ का, एवरी का, हर्श एंड चेज का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये छोड़ना नहीं है, ठीक है। टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल में आप देख लेना क्या है आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या क्या है, उसके बाद है आपका डीएनए, आ जाओ डीएनए। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, इनहेरिट होता है, ठीक है, इनहेरिट। यहाँ पर जो है आपका ये स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए है, जहाँ पे आपके पास नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, शुगर्स होते हैं, ये आपके जो हैं बेसिस हैं लगे हुए। एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के साथ, ग्वानिन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, साइटोसिन के साथ, ठीक है। ये देखो सारा बाइंड्स लगा हुआ है, ठीक है, साइटोसिन, ये सारी की चीज़ें। डिस्कवरी कैसे हुई, आपके मेंडल साहब आए, उन्होंने जो है दिया, मिस्टर आए, उन्होंने दिया, ठीक है। यहाँ पे डिस्कवरी कैसे हुई, प्यूरिन्स बेसिस आपके देख लेना, आरएनए में कौन सा नहीं होता, और वाटसन एंड क्रिक ने कौन सा मॉडल दिया, ठीक है, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था भाई वाटसन एंड क्रिक को, ठीक है। फ्रैंकलिन एंड म्यूरिस इन्होंने एक्सरे डिफ्रेक्शन किया, ठीक है, आ जाओ, बहुत सारे लोगों ने इसके लिए काम किया। स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, वाटसन एंड क्रिक ने स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए दिया। डीएनए एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन लगे होते हैं, और ये होते हैं आपके राइट हैंडेड, ठीक है। यहाँ पे AGC एंड T ये आपके नॉर्मली होते हैं रिटर्न,